नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अनदर वीडियो में। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 4 को कवर करने वाले हैं। कार्बन एवं उसकी यौगिक एक एक टॉपिक को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छी रिवीजन क्लास होने वाली है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम कार्बन के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि इसका नाम है कार्बन एवं इसकी यौगिक, तो कार्बन को आप देखते हैं, कार्बन आपके आसपास पूरी जगह आपको कार्बन देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लो मैं इस मार्कर की बात करूं तो इस मार्कर में कार्बन है, इस ब्लैक बोर्ड में कार्बन है, आपके आसपास जो टेबल कुर्सी है उसमें कार्बन है। तो लगभग हर जगह कार्बन की उपस्थिति आपको मिल जाएगी और यह कार्बन भूपर्पटी पर पाया जाता है। तो चलिए अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसका संकेत क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है। इसके बारे में हमसे एग्जाम में कौन कौन सी जानकारी पूछी जाएगी और जितने टॉपिक मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ एमपी बोर्ड में उतने ही टॉपिक आएंगे। यदि आप एमपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो उतने ही टॉपिक यहाँ पर आएंगे। तो एमपी बोर्ड के लिए मैं यहाँ पर पूरा पूरा कवर कर रहा हूँ, बाकी बोर्डों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशल मैं ये एमपी बोर्ड के लिए यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। यदि आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं तो आपको एडिशनल तैयारी इसके लिए करना पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर यदि मैं संकेत की बात करूं तो यहाँ पर संकेत के रूप में आप क्या लिख सकते हो, सी। कार्बन को हम सी संकेत के द्वारा दर्शाते हैं। यदि हम परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या होती है इसकी 6। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वह इसकी परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कितनी होती है, 6। अब मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने 9वीं में पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। एक हमारे पास नाभिक होता है, नाभिक के आसपास कक्ष होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6। प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होती है, 6। न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है, 6। अब यदि मैं बात करूं इस नाभिक के अंदर, तो नाभिक के अंदर जो है वह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, जिसको हम परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान। तो यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो परमाणु द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान इसका हो जाएगा 12। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं भाई आसपास कक्षकों में क्या करते हैं, चक्कर यहाँ पर लगाते रहते हैं। अब जब ये चक्कर लगाते हैं तो मैं इनको भरूंगा, तो पहला जो रहता है एस। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट रिवीजन यहाँ पर करवाने वाला हूँ। पहला रहता है एस, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2। और दूसरा कक्ष जो रहता है ये वाला, ये क्या होता है, एस प्लस डी। एस प्लस डी, जिसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन और डी में मुझे बताओ एस पी। एस कौन सा होता है, पी। पी में कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8। यदि मैं यहाँ पर तीसरा बना दूं, यहाँ पर कौन सा बना दूं, तीसरा, तो उसमें कौन से हो जाएंगे, एस प्लस पी प्लस डी। इसमें हो जाएंगे 2, इसमें हो जाएंगे 6, इसमें हो जाएंगे 10। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 18। कितने हो जाएंगे, 18। तो इस प्रकार हम इनमें इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। अब जब इसमें हमको, लेकिन अभी तो हमको कार्बन में भरना है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है हमारे पास, 6 है। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है तो हमको 2 से ही काम हो जाएगा। कितने से, 2 से ही यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए मैं भर देता हूं इसमें इलेक्ट्रॉन। ये है मेरा नाभिक, नाभिक के आसपास कक्षक। इसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो मैंने 2 भर दिए। बचे कितने शेष, 6 में से आपने 2 भर दिए, 4 बचे। तो 4 जो है वो क्या हो जाएंगे, आपकी बाहर वाली कक्षा में हो जाएंगे। और यही तो हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यही तो हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि मैं करूं 2 और 4 यहाँ पर मैं लिख सकता हूं, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1s स्क्वायर और 1s स्क्वायर और 2p4। 2p4, ठीक है, 2p4 मैं इसको ऐसा यहां पर लिख सकता हूं। आपको यहां पर यदि ऑप्शन में यदि आ जाए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से कौन सा होगा, सही ऑप्शन ये वाला होगा, जिस ऑप्शन में भी ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो बाहरी कोश में, यानी जो बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ठीक है, प्रकृति इसकी कैसी होती है, तो प्रकृति का मतलब यह है ये धातु होती है या अधातु होती है।
तो ये कैसी होती है? अधातु। क्या होता है ये? अधातु। क्या होता है ये? अधातु। समस्थानिक। अब इसके सबसे महत्वपूर्ण इसमें कि इसके समस्थानिक कौन कौन से होते हैं। तो समस्थानिक का एक 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 होता है आपका समस्थानिक और एक होता है आपका संभारिक। एक होता है आपका समस्थानिक और एक होता है आपका संभारिक। समस्थानिक जहां पर स्थान तो समान रहें, जहां पर स्थान तो समान रहें लेकिन उनके द्रव्यमान बदल जाएं। स्थान से मेरा मतलब है जहां पर उनके क्रमांक तो समान रहें, जहां पर उनके क्रमांक तो समान रहें लेकिन उनके जो वो है स्थान उनके जो वो बदल जाएंगे। ठीक है। और समभारिक का मतलब, चलो पहले समस्थानिक लिख लेते हैं। तो एक तो कौन सा हो जाएगा आपका समस्थानिक? क्या आपने पहले समस्थानिक को पढ़ा है? जल्दी मुझे बताइए कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा 12, 18 और एक होता है 24, 16 बीच में नहीं आता है। ठीक है, इतना। तो समस्थानिक वैसे तो आपके उसमें है नहीं है लेकिन आपको याद रखना है इन चीजों को। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ये तो हमने कार्बन के बारे में जानकारी हुई कि कार्बन क्या है, कार्बन क्या होता है, कितना इसका परमाणु क्रमांक होता है, इसका परिचय क्या है। तो हमने ये कार्बन के बारे में हमने ये सब पढ़ लिया है। अब इससे संबंधित आपके जो जो क्वेश्चन है वो भी आपके क्वेश्चन भी आपके क्या हो जाएंगे? क्लियर होते जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर हम पूरा रिवीजन कर रहे हैं और मेरे पास आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी की बुक है, तो इसी के जो टॉपिक हैं इसी के टॉपिक के आधार पर चल रहे हैं। अभी हमने कार्बन को पढ़ा, अब हम कार्बन के बंध पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? कार्बन के बंध। चलिए, तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन के बंध। तो हम कार्बन के जो बंध है वो पढ़ते हैं, कार्बन बंध। ठीक है, चलिए। तो कार्बन के बंध कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बन के बंध दो प्रकार के होते हैं। यदि मैं बोलूं तो एक होता है पहला कौन सा होता है? आयनिक बंध। कौन सा होता है? आयनिक बंध। और दूसरा कौन सा होता है? आयनिक। और दूसरा कौन सा होता है आपका? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सहसंयोजी बंध। ठीक है, और ये कौन सा होता है? एक आयनिक बंध। ठीक है, अब इनके अंदर यदि मैं आयनिक बंध को यहां पर आपको बताऊं तो आयनिक बंध वो बंध जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, वो बंध जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है आयनिक बंध कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए Na+ Cl- क्या बन जाएगा? NaCl। तो इनमें क्या हुआ? आयनों का आदान प्रदान, यानी यदि आयन पूर्ण रूप से, आयन जो है पूर्ण रूप से चले जाएं, आयन जो है पूर्ण रूप से चले जाएं तो वो कौन सा बंध हो जाएगा? आयनिक बंध वो हो जाएगा। और उसका एग्जाम्पल, इनमें जो आयन रहते हैं वह पूर्ण रूप से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सहसंयोजी बंध में क्या होता है? आयनों का साझा हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनों का साझा या आयनों की साझेदारी हो जाती है, तो इसलिए हम इसको सहसंयोजी बंध कहते हैं। हम दो प्रकार पढ़ सकते हैं, एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक हमारा हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एक तो आपका हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक हो जाएगा आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक इसमें अंतर भी है तो आप उसको अंतर को भी समझ जाओगे। ठीक है, अब सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? क्या आप बता सकते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एक मिनट के लिए आप मन में सोचिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। एक मिनट के लिए, यदि आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको ये समझ आना चाहिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। क्या हो सकता है हाइड्रोकार्बन? उसके नाम से ही प्रख्यात है कि कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। सिंपल सी बात है, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखो, आपको बहुत शॉर्ट तरीका मैं यहां पर बता रहा हूं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध बनता है। कौन सा बंध?
एकल बंध, जहां भी आपको एकल बंध दिख जाए वहां पर कौन सा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। कौन सा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका हो जाएगा। जैसे उदाहरण में यदि आपको मैं बोलूं तो उदाहरण में आप लिख सकते हो एल्केन। अब सर एल्केन, तो इसका फॉर्मूला भी लिख दो, CnH2n+2। ये मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज बता दी और एक ब्रह्मास्त्र आपको दे दिया कि अब यदि आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन निकालना है तो जितने भी एल्केन हैं इस वाले फॉर्मूले में आप रखो और उनके आंसर आ जाएंगे। अब यदि आपको एल्केन नहीं है मालूम तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, आपको वो चीज भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं। आपको ये चीज भी अभी यहाँ पर समझ आ जाएगी। अब ये दो बाकी के नाम मैंने बोले तो सर ये कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो ये आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। कैसे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो एक मैं लिख देता हूं CnH2n हो जाएगा और एक हो जाएगा CnH2n-2। इसको मैं बोलूंगा एल्कीन, इसको बोलूंगा एल्काइन। तो जो एल्काइन समूह जो आएगा और एल्कीन समूह जो आएगा वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएगा, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएगा। और एक और, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे वो बढ़िया से अच्छे जलेंगे। बढ़िया से अच्छे जलेंगे मतलब वो नीली ज्वाला देंगे। कौन सी, नीली ज्वाला देंगे। और ये जो होंगे वो आपकी पीली ज्वाला के साथ, लाल ज्वाला के साथ, जो आपका गैस जो जलता है ना, आपने जब रोटी बनाई होंगी तो वो जो जलता है तो उसमें आप देख सकते हैं उसमें जो हाइड्रोकार्बन रहते हैं वो लगभग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रहते हैं। ठीक है। अब हाँ चलो बंध की बात कर लेते हैं। तो उसमें इसमें कौन कौन से, द्विबंध। द्विबंध सर, द्विबंध हमको समझ नहीं आया, द्विबंध क्या होता है। तो द्विबंध, कार्बन कार्बन में यदि ऐसा बंध बने तो वो कौन सा हो जाएगा, द्विबंध। कार्बन कार्बन में यदि ऐसा बंध बने तो वो कौन सा हो जाएगा, त्रिबंध। कैसा, त्रिबंध। अब क्या सर चतुर्थ बंध भी होता है, तो बिल्कुल नहीं, चतुर्थ बंध जो है वो संभव नहीं है, त्रिबंध। अब यदि मैं बोलूं आपसे बंध के प्रकार, तो बंध के प्रकार मैंने आपको यही पढ़ा दिए। एक होता है एकल बंध, एक होता है द्विबंध और एक होता है त्रिबंध। एक होता है एकल बंध, एक होता है द्विबंध और एक होता है त्रिबंध। तो बंध के प्रकार यदि यहाँ पर आपसे इस चैप्टर में भी हैं कि आपको समझना है कि बंध के प्रकार कैसे हो सकते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। चलिए सर ये चीज जो हमारी क्लियर हो गई। संतृप्त असंतृप्त हमारा क्लियर हो गया कि जिनमें कार्बन की संख्या भरपूर है, भरपूर से मतलब जिनमें कार्बन की संख्या भरपूर से मतलब आपका जैसे CH4, इसमें यदि मैं कार्बन का बनाऊं तो इसमें देखो कार्बन की जो है वो उसके पास पर्याप्त हाइड्रोजन है, उसके पास पर्याप्त हाइड्रोजन है। तो कार्बन की 1 2 3 4, मुझे इसकी जो पूरे करने हैं वो 4 पूरे करने हैं। ठीक है। अब सर यदि मान लो यहाँ पर CH3 होता, यहाँ पर CH3 होता, जी बिल्कुल CH3 होता, मैं इस पे भी आ रहा हूं अभी, लेकिन पहले इसको समझिए। सर यदि यहाँ पर CH3 होता मतलब आपने जो है सर CH4 का जो एग्जाम्पल है वो तो सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा। तो बिल्कुल ही ये संतृप्त आपके हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा CH4। सर और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, सर मुझे CH4 की जगह एक हाइड्रोजन कम करना है। ठीक है, तो मैं कम कर देता हूं एक हाइड्रोजन, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे ही मैंने इसमें हाइड्रोजन कम किए, लेकिन मुझे इसकी, पहले इसको मैं बना लेता हूं, ये चलिए ये मैंने बना लिया। अब मुझे ये बताओ कि भैया मुझे कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो कार्बन को बैलेंस होने के लिए हम 4 हाइड्रोकार्बन तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 है। क्यों 4 ही क्यों चाहिए, उसका भी एक कारण है, क्योंकि पास की कार्बन के पास की जो नोबेल गैस होती है वो कौन से नंबर पर होती है, 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर नोबेल गैस जो होती है उसका नाम आप बताओगे। ठीक है, तो 10वें नंबर पर जो नोबेल गैस होती है
उसके लिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है 6। नॉर्मल सिंपल समझो, 6 से 10 तक जाने के लिए कितना चाहिए 4 चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ भी अन्य जो परमाणु है, हाइड्रोजन है भैया, मुझे सोडियम मिल जाए भैया, मुझे ऑक्सीजन मिल जाए भैया, मुझे नाइट्रोजन मिल जाए भैया, मुझे सल्फर मिल जाए, ठीक है। तो मैं इसकी क्या करूंगा, उससे मैं कितने जोड़ सकता हूं, तो मैं 4 जोड़ सकता हूं। कितने 4, कितने, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब इसको एकल उसके 4 परमाणु चाहिए। मैं नाम दे रहा हूं एकल उसके, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है वो 4 चाहिए। अब सर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तो 2 में ही काम हो जाएगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो तो एक 3 वाला, एक 1 वाला, ऐसा हो जाएगा। लेकिन होना कितना चाहिए 4। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और बंद लगा दूंगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये कौन सा बंद हो गया, तो ये हो गया हमारा द्विबंध। कौन सा बंध, द्विबंध। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, कौन सा CH। अब सर CH2 संभव है क्या, नहीं। तो CH2 के हम संरचना नहीं बनाते। अब हम उसके बाद चलते हैं, चलिए वो बनता नहीं है उसमें, ठीक है, एल्काइन में। तो देखो जो मैंने निकाले यहाँ पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, अभी मैंने यहाँ पर निकाले। तो आप यहाँ पर एक समझने वाली चीज है, यहाँ पर एक समझने वाली क्या चीज है, ध्यान से यहाँ पर समझते रहिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको टॉपिक पूरा बिल्कुल मक्खन की तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर एल्केन लिखा जिसका फॉर्मूला है CnH2n+2। सर पहले आप मुझे ये बताओ सर ये होते कितने हैं। तो नॉर्मली आप इनको याद आपको करना है 5-6 तक, आपकी 10th क्लास तक। नॉर्मली 10 तक भी याद हो सकते हैं आपको, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डेकेन। चलिए ये कितने पेज नंबर पर है मैं आपकी किताब में आपको बता देता हूँ। तो भाई ये आपके 71 पेज नंबर पर है। कौन सी 71 ये पेज नंबर पर आपके हैं। तो इनकी आपको संरचना भी है दी गई है उसमें। तो लेकिन ये भाई ये तो ठीक है, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या हमको पता है। जैसे मेथेन, मेथेन जो है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 होती है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। सर हमें इसमें कार्बन परमाणु की संख्या CH4, C2H6, C3H8, C4H। सर आप तो ऐसे लिखते जा रहे हो, आपको याद है? नहीं याद नहीं है, मैंने एक ट्रिक बना कर रखी है। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ये एल्केन का, इस फॉर्मूले से मैं किसी भी उसकी निकाल। सर ठीक है, एक कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए, मैंने मान लिया। सर 2 कार्बन के लिए 6 हाइड्रोजन चाहिए। सर 3 कार्बन के लिए 8 हाइड्रोजन चाहिए। सर 4 कार्बन के लिए 10 हाइड्रोजन चाहिए। सर ऐसे आप लाइन से तो निकाल लोगे। सर यदि कार्बन की संख्या मान लो 50 है, कार्बन की संख्या 50 है, तब कितने हाइड्रोजन चाहिए? तो भाई साहब उसी के लिए इस फॉर्मूले को खोजा गया है। कार्बन की संख्या कितनी होना चाहिए 50। तो कार्बन N की जगह पर कितना रखो 50। हाइड्रोजन H2 N की जगह पर कितना रखो 50 प्लस के 2 यानी C50H 50 दूनी 100 और 102 यानी सर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होना चाहिए 102 होना चाहिए। या मैं नॉर्मल वे में इसको याद रख सकूं तो हाइड्रोजन की संख्या जो है दुगने से 2 अधिक, दुगने से 2 अधिक। सर ये तो एल्केन हो गया। अब यदि एल्कीन होता, आपने ये फॉर्मूला बताया। सर चलो ये तो संतृप्त हो गया, लेकिन एक असंतृप्त होता। सर मैं मालूम कैसे करूंगा कि संतृप्त है असंतृप्त है? चलिए चलो सर यदि मुझे मान लो C50 और H100 दे दिया, C50 और H100 दे दिया और सर मुझसे बोला गया ये संतृप्त है या असंतृप्त है, तो मैं क्या करूंगा सर? फिर तो मैं फंस गया।
अब आपको क्या करना है, आपके पास फॉर्मूले हैं 3, कौन से? अब मुझे इसका मालूम करना है एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है। तो यदि मैं इस 50 को यदि यहां पर रखूं तो देखो, यदि मैं CnH2n, C की संख्या 50, N की संख्या मतलब 50, 2n यानी 2 इंटू 50 यानी 50C 50H 100। तो ये कौन सा हो गया? CnH2n किसका उदाहरण है? एल्कीन का। किसका? एल्कीन का। तो सर ये कौन सी श्रेणी में आएगा? एल्कीन में आएगा। अब जैसे मैं इन पूरों को आपको 1 मिनट आपको बनाना बताता हूं तो अब आपको और अच्छे से यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यदि आप इसको अच्छे से समझेंगे तो किसी प्रकार की आपको यहाँ पर दिक्कत आने वाली नहीं है। चलो ठीक है सर, बिल्कुल इनकी थोड़ी सी हमें सर संरचना ही बता देना, ठीक है। तो एल्केन, एल्कीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एल्काइन, एल्काइन देखो, इनसे आपको ये मालूम चलेगा कि कौन सा संतृप्त है और कौन सा असंतृप्त है। तो अब संतृप्त में कौन सा आता है? अकेला एल्केन। असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन। चलो इनके फॉर्मूले भी आपको याद होना चाहिए। CnH2n +2। भाई साहब यदि आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं ना तो आप इनसे मिल लो, ये रिश्तेदार हैं आपके। यदि आपको विज्ञान लेना है, विज्ञान से मेरा मतलब है विज्ञान सब्जेक्ट लेना है, और यदि आप उसमें केमिस्ट्री पढ़ोगे तो भाई साहब ये रिश्तेदार हैं आपके, ये नया विवाह होने वाला है, ठीक है, ये नया विवाह हो रहा है। तो ऐसा CnH2n इसका फॉर्मूला, और यदि 2 कम कर दूं सर 2n-2। सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना है कि यदि CH4 CH3 इसमें होता नहीं है, ठीक है, C2 सर मुझे इस फॉर्मूले से सर निकाल के बताओ पूरे तो मैं मानूं। जी बिल्कुल, अभी निकाल के बताते हैं। तो देखो कैसे निकालोगे आप? N की संख्या मुझे रखना है, यहां पर N की संख्या कितनी है? 2, यानी 2 कार्बन है। तो मुझे सर इसका एल्कीन का निकाल के बताओ। मुझे इसका तो पता है C2H6, सर इसका निकाल के बताओ। तो मैं क्या रखूंगा? कार्बन की संख्या 2, H CnH2n में मैं यहां पर रख रहा हूं N, यहां पर 2 इंटू N का मान 2 तो C2H4। तो भैया ये कितना हो जाएगा? C2H4 कितना हो जाएगा? C2H4। सर अच्छा इसका भी तो निकाल के बताओ, क्या ये सही है? मैं आपसे पूछता हूं क्या ये सही है? CH3 आपने लिख दिया, क्योंकि एल्कीन में भी पहला जो है मेथेन वाला वो होता नहीं है। क्या ये सही है? तो देखो सर चेक कर लेते हैं हम। H2n सर कार्बन परमाणु की संख्या 1, तो सर ये तो H2 ही हुआ ना, CH2 ही हुआ ना सर ये। तो सर इस हिसाब से तो ये सूत्र से गलत हो गया। तो बिल्कुल एल्कीन के फॉर्मूले में भी हम इसको नहीं लिखते हैं, एल्कीन के फॉर्मूले में भी हम इसको नहीं लिखते हैं। बहुत सारी जगह आपको लिखा नहीं मिलेगा और कहीं कहीं आपको बुक में लिखा हुआ भी मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि CH2 को हम लिखेंगे नहीं, और CH तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? ये कौन सा है? मेथेन। ये कौन सा है? मेथेन। एक कार्बन परमाणु मतलब मेथेन, 2 कार्बन परमाणु मतलब एथेन, मेथेन एथेन, 3 कार्बन परमाणु मतलब प्रोपेन। चलो 3 कार्बन परमाणु 3 H, यहां पर 3 रखो, यहां पर यदि मैं 3 रखूंगा और 3 दूनी 6, यहां पर 3 दूनी 6, ठीक है भाई, लेकिन इसमें +2 भी है, इसमें यदि मैं +2 3 दूनी 6 और 2 8, तो C3H8। सर इसमें दुगना ही तो करना है, इसमें दुगना कर दो C3H6, इसमें दुगने से 2 कम C3H4, C3H4, C4H CnH2n +2 यानी दुगने से 2 अधिक 4 दूनी 8, 2 अधिक 10, CnH2n यानी N का ही दुगना, तो ये N का कार्बन परमाणु संख्या 4,
कारण परमाणु संख्या 4 तो मतलब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। कारण परमाणु संख्या दुगने से 2 कम, C4H दुगने से 2 कम, 4 दूनी 8 और 2 कम तो 6। ऐसे ही सर इसको बताओ, प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन का बताओ सर। ठीक है, पेंटेन का मैं आपको बताता हूं। C5 दुगने से 2 अधिक, एल्केन में जा रहे हैं तो दुगने से 2 अधिक, एल्कीन में जा रहे हैं तो दुगना, एल्काइन में जा रहे हैं तो दुगने से 2 कम। इस प्रकार आपके एल्कीन एल्काइन बन जाते हैं। इनके फॉर्मूले आपको यहां पर याद रखने हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन जाएंगे। यदि आपको इनका आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। इसके बाद हमारे 2 टॉपिक और रहे हैं बस। तो चलिए सबसे पहले आप इनको कर लीजिए। अब इनके कार्बनिक यौगिकों के नामकरण, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण। उससे पहले मैं आपको एक चीज पढ़ा दूं, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका एनसीईआरटी में जो है वो है समजातीय श्रेणी। कौन सा? समजातीय श्रेणी। तो ये मैंने इसलिए मेहनत की है ताकि अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए और नामकरण में भी कोई दिक्कत नहीं आए। समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी। अब देखो, श्रेणी कुछ समूह होते हैं, कुछ कार्बोक्सिल समूह होते हैं जिनके आपको नाम मालूम होना चाहिए। जैसे कि OH जुड़ा हो लास्ट में, अभी मैं बताऊंगा, बस आप अभी बस थोड़ी सी देर के लिए समझ लीजिए क्या है समजातीय श्रेणी को भी मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको अब मैं कार्बोक्सिल समूह यहां पर बता देता हूं। अब थोड़ा सा यहां पर लिख लीजिए, यदि बस अभी यहां पर एक OH यदि है, CHO OH है तो वो एल्कोहल है। सॉरी, इनको चलो मैं एक काम करता हूं, आप देख लेना, मैं बता दे रहा हूं एनसीईआरटी पे आपके 75 पेज नंबर पर। किस पे? 75। ताकि क्या है कि अब आप थोड़ा किताब भी लेके बैठा करें ताकि आपको समझ आए कि टॉपिक चल क्या रहा है। ठीक है, अब OH जो है वो एल्डिहाइड, OH एल्कोहल है, एल्कोहल है। ठीक है, CHO एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, और OH है, CHO है, इसके अलावा कीटोन, कीटोन का बना एल्कीन है, एल्काइन है, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन, एल्केन भी है। ठीक है, अभी अपन एल्कीन एल्केन एल्काइन। अब सुनो, होना क्या है, आप ये समझो मैं बोलना क्या चाहता हूं। ये बोलना चाहता हूं, ये जो है ये कार्बोक्सिल समूह होते हैं। कार्बोक्सिल समूह का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये मैथेन है। ठीक है, क्या है? मैथेन है। मैथेन में यदि OH जुड़ जाता है, मैथेन में यदि OH जुड़ जाता है तो देखो, अब मुझे OH जोड़ने के लिए मुझे इसमें से एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तो मैं इसको करूंगा CH3OH। ठीक है, एथेन में यदि मुझे OH जोड़ना हो, यदि मुझे उसे एल्कोहल बनाना है, यदि मुझे एल्कोहल बनाना है, समझ रहे, तो अब क्या करूं मैं, C2H5 कर दूं इसको, और क्या जोड़ दूं? OH जोड़ दूं। इसमें मुझे OH जोड़ना हो तो C3H7 कर दूं और इसमें OH जोड़ दूं। इसमें क्या कर दूं? C4H9 कर दूं और इसमें क्या जोड़ दूं? OH जोड़ दूं। तो समझाती है श्रेणी क्या है, ये जो OH जुड़े हैं, ये जो OH यानी एक ही कार्बोक्सिल समूह यदि जुड़ता है तो वो कौन सी श्रेणी होती है? समजातीय श्रेणी होती है। यदि एक ही क्रियात्मक समूह इनके अंत में जुड़ा हो, एल्केन एल्किल एल्काइन के एक ही क्रियात्मक समूह इनके अंत में जुड़ा हो तो वो कौन सी श्रेणी? समजातीय श्रेणी। इनके इसके अलावा यदि मैं इधर CH जोड़ दूं तो भी ये कौन सी हो जाएगी? समजातीय श्रेणी यहां पर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आए होंगे। अब हम चल रहे हैं सिर्फ नामकरण पर। इनका नामकरण कैसे करना है आप ये देखिए। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम यहाँ पर एक लेंगे और इनका नामकरण यहाँ पर कैसे करते हैं मैं वो बताता हूं आपको। ठीक है, इनके कुछ अनुलग्न है। क्या है इनके कुछ अनुलग्न? मतलब जो नाम में परिवर्तित किए जाएंगे। जैसे आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़े हैं, उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय बिल्कुल ऐसे, उपसर्ग आगे जोड़े जाते हैं और प्रत्यय पीछे जो जोड़े जाते हैं।
जैसे एक है, एक प्रत्यय है, ठीक है, पौराणिक में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो नामकरण इस टाइप के, ठीक है, नामकरण आप एक प्रत्यय ही समझ लीजिए, ठीक है, नामकरण। अब इसका नामकरण कैसे होना है, देखो अब नामकरण के लिए आपको आएगा क्या, जैसे मान लो एक मैं एग्जांपल यहां से ले लेता हूं, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है और एक OH समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है, बाकी जो है वो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसका ये आपको वहां पर आएगा और बोलेगा कि भैया इसका नामकरण कीजिए, इसका नामकरण कीजिए, ठीक है। अब इसको आपको करना कैसे, देखो OH जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है तो क्या है, एल्कोहल। OH जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल। यदि आप आपकी किताब में देखे होगे तो इसमें जो प्रत्यय जुड़ेगा वो ऑल जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, एल्कोहल है तो ऑल जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, ऑल, क्या जुड़ेगा, ऑल। अब मुझे नामकरण इसका करना कैसे है, आप वो चीज समझो, ठीक है। देखो मैं क्या करूंगा, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या देखूंगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और 3 कार्बन वाला कौन सा होता है, पहले कार्बन वाला मेथेन, दूसरे कार्बन वाला मेथेन, एथेन, तीसरा प्रोपेन। तो 3 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कार्बन परमाणुओं की संख्या लिखूंगा, कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3, तो वो क्या है, प्रोपेन, ठीक है। और अब क्या कर दूंगा, इसमें क्या जोड़ दूंगा, ऑल, क्या जोड़ दूंगा, ऑल, ऑल, क्या जोड़ दूंगा, ऑल। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ये क्या हो गया, इसका नामकरण हो गया, ये क्या हो गया, इसका नामकरण हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं हम किसी को। अच्छा, इसी में यदि 4 कार्बन परमाणु होते सर, तो उससे क्या दिक्कत है, सर इसी का बताओ आप। तो ये अब 4 कार्बन परमाणु मतलब मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ता, ब्यूटेन, क्या लिखना पड़ता, ब्यूटेन। तो ये क्या हो जाता, ब्यूटेनॉल, क्या हो जाता, ब्यूटेनॉल, क्या हो जाता है, ये ब्यूटेनॉल। चलो उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ आएगा। चलो अब एक अपन दूसरा ले लेते हैं, दूसरा कौन सा ले लेते हैं, ये एल्किन वाला ले लेते हैं, क्या कौन सा वाला, एल्किन वाला, एल्केन वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा एल्केन वाला ही मैं समझा देता हूं। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, आप देख पा रहे होंगे वहां पे आपके पहले उसमें ही है, वो लिखा हुआ है वहां पे। चलिए अपन उसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 3, 1 2 3। अब क्या है, जो Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है, Cl यहाँ पर जुड़ा हुआ है, बाकी के हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर इसका नामकरण कैसे करेंगे, सर यदि हम इसको पढ़ेंगे, 3 कार्बन परमाणु हैं जैसे कि आपने बताया है, मेथेन एथेन प्रोपेन, मेथेन एथेन प्रोपेन, सर ये अलग है, ठीक है, ये Cl साथ में है। तो सर ये क्या है सर, Cl क्या होता है सर, क्लोरीन, Cl क्या होता है सर, क्लोरीन, इसलिए अलग है क्योंकि क्लोरीन का संकेत ही Cl होता है, ये इसमें कार्बन नहीं है, ये Cl ही है। Cl का संकेत क्या होता है, क्लोरीन होता है, Cl का संकेत क्या होता है, क्लोरीन। तो सर ये जो हेलो एल्केन जो तत्व होते हैं, एल्केन वाले होते हैं, उनको हम हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर Cl की जगह मान लो Br लिखा होता, Cl की जगह मान लो Br लिखा होता, ठीक है। तो सर तो इसका नामकरण क्या होता, तो मैं हेलो एल्केन बता रहा हूँ, अब क्या बता रहा हूँ, हेलो एल्केन। तो इसमें क्या है, देखो ध्यान से समझना, Cl का हो जाता है क्लोरो, क्या हो जाएगा, क्लोरो, और जो होता है वो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। यदि Br होता तो ब्रोमो, ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन, एल्केन, क्या लगता है, एल्केन। पीछे क्या लग रहा है, एन, पीछे क्या लग रहा है,
एन, क्योंकि जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, वो क्या है, एल्केन ही तो है। ठीक है, यदि ये एल्कीन होता सर, यदि ये एल्कीन होता सर, यदि ये एल्कीन होता तो क्लोरोप्रोपीन, क्लोरोप्रोपीन, ब्रोमोप्रोपीन। ठीक है, समझ गए। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये चीज समझ आ रही होगी। यदि समझ आ रही हो तो लाइक जरूर करना, ताकि मालूम चले कि हाँ मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये मेहनत आपके लिए है। ठीक है, आप इसका भरपूर फायदा उठाइए, बिल्कुल फ्री में आपको मिल रहा है, किसी प्रकार का आपको कोई शुल्क नहीं देना। बस आपको इंस्टाग्राम और इनसे आपका ध्यान थोड़ा हटाकर थोड़ा 1 घंटे की इस क्लास पर आपको देना है, जिससे कि आपका 4 चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाए और आप विज्ञान को समझ सके। मेरा मकसद है विज्ञान को समझाना, ना कि आपको विज्ञान को रटना। विज्ञान बहुत अच्छी चीज है, इसमें आपको कुछ भी नहीं रटना, बस आप समझते चलो। चलिए अब हम इसमें पढ़ते हैं। ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, इसमें बस एक टॉपिक और रह गया है, वो कौन सा है, साबुन एवं अपमार्जक। साबुन एवं अपमार्जक, यदि आपको इसका इतने का स्क्रीनशॉट लेना है, यदि आप लिख लिया करें, थोड़ा बहुत लिखने से अच्छा रहता है, साबुन एवं अपमार्जक। फिर उसके बाद एक टॉपिक है, एक मिनट, फिर कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, जो कि बहुत सरल हैं। ठीक है, चलो साबुन और अपमार्जक रफ कर देता हूं इसे। चलो यहां पर साबुन और अपमार्जक के बारे में मैंने यहां पर लिख लिया है। ठीक है, तो साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मैं साबुन की आपको सफाई जो है उसकी क्रिया विधि भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप समझिए। साबुन जो है, यहाँ पर मैं क्या कौन कौन से पॉइंट लिख सकता हूँ कि साबुन सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक जो होते हैं वो अमोनियम और सल्फोनेट के लवण होते हैं। ठीक है, साबुन जो है वो आपको ओनली मृदु जल में, आपको मृदु जल में कपड़े साफ करके देगा, और ये अपमार्जक जो है मृदु एवं कठोर जल में, मृदु व कठोर जल दोनों में ये आपका काम करेगा। ठीक है, तो ये इतनी चीज इसमें आपको याद रखना है साबुन और अपमार्जक में। ठीक है, अब एक कारण और है, मैं आपको बताऊं। अब इसको आप साबुन की जो है वो क्रिया विधि समझिए, कितनी, साबुन की क्रिया विधि, क्रिया विधि, क्रिया विधि। ठीक है, अब जब आप साबुन की क्रिया विधि को आप समझोगे तो देखो, उससे पहले एक चीज आप समझिए, उससे पहले आपको एक चीज समझना है, कार्बन की प्रकृति। मैंने साइड टॉपिक भूल गया हूं, कार्बन की प्रकृति समझिए, कार्बन की प्रकृति। कार्बन की प्रकृति, पहला होता है श्रृंखलन, श्रृंखलन। दूसरा होगा टेट्रावैलेंसी, हिंदी में क्या बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, चतुसंयोजकता, चतुसंयोजकता, इसको बोलेंगे क्या, टेट्रावैलेंसी, इसको क्या बोलेंगे, कैटेनेशन। ठीक है, श्रृंखलन, श्रृंखलन का मत बहुत ही सरल है। कार्बन की चतुसंयोजकता मैंने आपको समझा दी थी। ठीक है, जो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। श्रृंखलन क्या होता है, कार्बन कार्बन के साथ ही बहुत लंबी श्रृंखला बना लेता है, कार्बन कार्बन के साथ ही बहुत लंबी श्रृंखला बना लेता है। यह श्रृंखला आपकी लंबी हो सकती है, ये श्रृंखला आपकी इस प्रकार बंद भी हो सकती है। ठीक है, और ये श्रृंखला आपकी इस प्रकार से भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये संरचना बना लेता है। तो कार्बन में ये प्रकृति होती है, सिर्फ कार्बन कार्बन से करता है, ये इसकी अद्वितीय प्रकृति है। ठीक है, और कोई सा तत्व ऐसा नहीं कर सकता, ये इसकी अद्वितीय प्रकृति है। ठीक है, पहला है आपका दहन, दूसरा है ऑक्सीकरण,
तीसरा है आपका संकलन। दहन, दहन क्या होगा, C+O2 क्या होगा, CO2। ये दहन हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है, ठीक है। लेकिन अब जो दहन है वो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का हो सकता है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हो सकता है। तो यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन होगा तो ज्वाला नीली निकलेगी, ठीक है। और यदि असंतृप्त का होगा तो पीली टाइप से निकलेगी। कौन सी, पीली टाइप से। यदि ज्वाला नीली है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है, और यदि ज्वाला पीली है तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का है, ठीक है। तो दहन में हम ये समझ गए। अब ऑक्सीकरण कैसे होगा। ऑक्सीकरण यानी जो ऑक्सीजन को दे दे, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन को दे दे तो वो क्या हो जाएंगे। अब उसके लिए आपको कुछ लेना पड़ेगा, तो आप क्या ले लोगे, क्षारीय KMnO4 ले लोगे, क्षारीय KMnO4। ये क्या करता है, एक ऑक्सीजन इसमें ले आएगा, तो CH3 CH2 इसको क्या बना देगा, COOH, CH3 COOH, ठीक है। और अब यहां पर ऑक्सी जो करण होता है उसका काम क्या होता है, उसका जो काम क्या होता है, ठीक है। ये क्या करता है, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। कार्बो ऑक्सीकरण क्या होता है, सीधी सी बात ही है कि यदि हम किसी का ऑक्सीकरण करें, ठीक है, तो ये CH3 CH2OH, OH क्या होता है, OH क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था एल्कोहल को। एल्कोहल को ये किस में परिवर्तित कर देगा, एल्कोहल को ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में। CH3 COOH क्या होता है, COOH जहां पर लिखा वो वहां पर अम्ल होता है, ठीक है। संकलन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण में आप क्या लिखोगे, ऑक्सीकरण में आप लिखोगे ऑक्सीकरण जहां पर ये एक ऑक्सीजन उसको दे देता है, ये अतिरिक्त एक ऑक्सीजन वहां पर दे देता है, और ये एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित कर देता है। संकलन क्या होता है, एक और लास्ट रहा है, इसके लिए मैंने एक अभिक्रिया रखी है कि RRC यहाँ पर जोड़ा है मैंने। देखो संकलन क्या होगा, निकेल जो कि एक उत्प्रेरक का काम करता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते, लेकिन ये अभिक्रिया की दर को थोड़ा सा परिवर्तित अकेला कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे इसमें, देखो सीधी सी बात है, संकलन में क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण होता है। ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको किस में चेंज कर देता है, संतृप्त में चेंज कर देता है। और उसके रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, निकेल का उपयोग करते हैं। और इस प्रक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें हम किसका उपयोग कर रहे हैं, H2 का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। कहीं वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ये आपका काम है। धन्यवाद।